भागों को समझाने का मैंने आज वादा किया था, तो जरूर समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये 12 भाग आपने समझ लिए तो पूरे टेंस समझ लिए, क्योंकि ये सारे टेंस इन्हीं 12 भागों में है दोस्तों। लेकिन ये 12 भाग हमें आसानी से समझ में आए, इसके लिए मैं सुविधा करना चाहता हूं। यानी इनको समझने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको समझे बिना हम टेंस नहीं समझ सकते। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीन नाम आपने कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, कोई ना कोई जगह पे जरूर सुने होंगे। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, या कह लो कोई काम। सब्जेक्ट का मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं, तुम, रमेश, सुरेश, गीता, सीता वगैरह वगैरह। और ऑब्जेक्ट का मतलब कोई चीज, कोई वस्तु। अब ये तीनों मैंने बता दिए। तीनों समझ में आने के लिए हमको एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं। आई प्ले फुटबॉल। इसमें आई सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है, क्रिया है। अब आपने वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म का नाम तो सुना ही होगा। यह किस काम आती है, समझाता हूं। देखिए, अभी हमारे पास वाक्य है मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। इसमें प्ले जो है ये वर्ब है और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मान लो इसी की जगह हमारे पास वाक्य होता कि मैं फुटबॉल खेलता था, तो ये फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की, ये बदल जाती सेकंड फॉर्म में, यानी कि प्ले की जगह प्लेड हो जाता, आई प्लेड फुटबॉल। यहां पे सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज हुई। फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, प्ले बन गया प्लेड। तो आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था। तो दोस्तों यहां पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्लियर है। सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसी चीज को बोलते हैं और वर्ब जो वो काम कर रहा है उसे बोलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे उन टेंस के 12 भागों पे, जिन्हें समझने से हमें टेंस समझ में आएंगे। और इन सबको मैं एग्जाम्पल दे दे के समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल्स को समझने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझना जरूरी था। तो अब शुरू करते हैं इन 12 भागों को समझना। अब यार पहले तो ये इंडेफिनेट वाले समझ लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। तो पहले हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। हां, तो अब इसको मैं एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा। 3 टाइप के मैं आपको इसमें एग्जाम्पल्स दूंगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। जैसे हिंदी में बोले तो सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है वो याद करने हैं, उसके बाद ये भाग कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। मैं किताबें पढ़ता हूं, आई रीड बुक्स। यहां पे मैं सब्जेक्ट हूं, किताबें ऑब्जेक्ट है और पढ़ना एक क्रिया है, यानी कि वर्ब है। तो सब्जेक्ट आई, पढ़ने का रीड वर्ब रीड और ऑब्जेक्ट बुक्स, आई रीड बुक्स। चलिए इसी को नेगेटिव में बनाते हैं। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड बुक्स। यहां पे ये डू नॉट क्यों आया ये मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो कि यहां पे आई वही सब्जेक्ट, रीड वर्ब और किताबें बुक्स ये ऑब्जेक्ट। इसी का हम लोग एक इंटरोगेटिव एग्जांपल लेते हैं। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। क्या मैं किताबें पढ़ता हूं, डू आई रीड बुक्स। चलिए अब यहीं से ही हम लोग नियम चालू करते हैं। सबसे पहला नियम ये कि यहां पे डू पहले क्यों आया। तो दोस्तों कोई भी वाक्य अगर क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों इन शब्दों से चालू होता है तो सब्जेक्ट के पहले, मतलब यहां पे सब्जेक्ट आई है यानी कि मैं हूं, तो इस आई के पहले डू या फिर डज का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहां पे डू का प्रयोग ही क्यों किया गया, डज का प्रयोग भी किया जा सकता था। तो मैं आपको बता दूं, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे किया जाता है, यानी कि एक वचन। यहीं पे इसी से ही हमारा दूसरा नियम भी निकलता है। मैंने आपको बताया था यहां पे डू नॉट क्यों आया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब बताता हूं। देखिए यहां पे अगर आई की जगह कोई सिंगुलर नाउन होता, ही, शी, इट वगैरह, तो यहां पे डज नॉट का प्रयोग होता। और क्योंकि आई एक प्लूरल नाउन है तो इसके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। अब इस आई रीड बुक्स वाले सिंपल सेंटेंस को क्यों छोड़े, इसके साथ भी एक छोटा सा नियम है। इसमें अगर सिंगुलर नाउन हो, ही, शी, इट वगैरह,
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ता है। जैसे ही गोज टू कॉलेज, ही रीड्स बुक। अब इन तीनों के नियम याद हो गए। अब लास्ट दो रूल्स याद करने रह गए इसमें। सिंपल सिंपल से ही है, समझ में आ जाएंगे। देखिए, कभी भी कोई वाक्य हु, WHO, हु से प्रारंभ होता है तो उसके साथ कभी भी डू और डज का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए, हु गोज टू कॉलेज, कॉलेज कौन जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, हु मेक्स अ नॉइज, शोर कौन मचाता है। तो यहां पे हमने डू और डज का प्रयोग नहीं किया। अब एक लास्ट नियम और याद कर लो, कभी भी डू और डज, वाक्य में कभी भी डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस हटा दिया जाता है। भाई मेन वर्ब तो काम करना ही हो गया, खाता हूं, जाता हूं, पहनता हूं, नहाता हूं वगैरह वगैरह, और ये डू और डज तो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इनके लगने पे एस या ईएस हट जाएगा। अब चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट पे। इस वाले भाग में भी हम लोग वही तीन टाइप के वाक्य लेंगे, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, और उसके बाद इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, और फिर ये भाग भी कंप्लीट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस टेंस के अंदर कोई काम हो चुका है, बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, उस काम को बताएंगे। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वाले टेंस के अंदर आप पहले रूल्स समझ लो, रूल्स के साथ साथ हम एग्जांपल लेते लेते समझते जाएंगे। देखिए, इस टेंस का सबसे पहला नियम तो यह है कि यहां पे सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सभी प्रकार के वाक्यों में। उदाहरण लेके मैं आपको बताता हूं, तुम हिंदी बोलते थे, यू स्पोक हिंदी। यहां पे सब्जेक्ट है यू यानी कि तुम, ऑब्जेक्ट है हिंदी, और स्पीक को हमने स्पोक में बदल दिया। स्पीक यहां पे वर्ब है ना, बोलना, तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में बदल दिया, स्पीक बन गया स्पोक। अब यहीं पे ही हम लोग इस वाक्य को नेगेटिव में बदल के देखते हैं। करना कुछ नहीं है, तुम हिंदी बोलते थे को तुम हिंदी नहीं बोलते थे, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। अरे यहां पे डिड नॉट जुड़ गया और स्पोक बन गया स्पीक। हां, यही तो नियम है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट जुड़ता है, कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, और डिड नॉट लग गया तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, स्पोक बन जाएगा वापस से स्पीक। देखिए दोस्तों, डिड जहां भी जुड़ेगा, डिड जहां भी जुड़ेगा वहां पे सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। अब इसी को ही हम इंट्रोगेटिव में बदल के देखते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक में बदल के देखते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको, क्या तुम हिंदी बोलते थे, डिड यू स्पीक हिंदी। तो दोस्तों, अब यहां पे डिड पहले आ चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम लोग डू डज का प्रयोग कर रहे थे प्रश्नवाचक वाक्यों में, पहले हम डू डज ही तो लगा रहे थे ना, यहां पे हम डिड से वाक्य प्रारंभ करेंगे। डिड यू स्पीक हिंदी, और स्पीक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पोक नहीं है, यहां पे स्पीक है, तो स्पीक यहां पे इसलिए आया है क्योंकि डिड लग गया यहां पे, और डिड जहां भी लगेगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी। ठीक है, ये तीनों वाक्यों में तीनों के नियम याद हो गए। अब एक लास्ट नियम और याद कर लो, पिछले वाला ही है, हु, WHO, हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए, कॉलेज कौन गया, हु वेंट टू कॉलेज, यहां पे डिड नहीं आया ना, और डिड नहीं आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सेकंड फॉर्म में बदलेगी। हु वेंट टू कॉलेज, यहां पे वेंट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। अब हमारा ये भाग भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले भाग में, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसमें भी वही तीन टाइप के वाक्य, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, और फिर आज की क्लास की छुट्टी। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस वाले टेंस में भविष्य में होने वाले किसी भी काम, कोई सा भी काम हो, उसके लिए इस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल लेता हूं, आप हिंदी बोलेंगे, यू विल स्पीक हिंदी, यहां पे विल लग जाएगा, विल, ठीक है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखिए, यहां पे मैंने स्पीक बोला है, स्पोक नहीं बोला, तो बस इतना याद रखना है।
देखिए शैल और विल का उपयोग होता था पहले, लेकिन अब ये लफड़ा नहीं है, तो आप सिर्फ विल ही याद रखो, हर वाक्य में विल ही लगेगा। अब इसी को ही हम नेगेटिव में लेते हैं। आप हिंदी नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट स्पीक हिंदी। यहां पे कुछ फर्क दिखा आपको? यहां पे बस नॉट शब्द जुड़ा है। नॉट शब्द कहां जुड़ा है? विल के बाद और वर्ब से पहले। वर्ब क्या है हमारी यहां पे? स्पीक। काम तो स्पीक तो बोलना ही कर रहे हैं ना, तो वर्ब से पहले नॉट लग गया, विल के बाद नॉट लगा है। अब एक इंट्रोगेटिव एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम हिंदी बोलोगे? विल यू स्पीक हिंदी? यहां पे क्या हुआ है? कुछ फर्क दिख रहा है? विल जो है ये आगे आ चुका है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल को सब्जेक्ट के आगे यूज करते हैं, बस इसके अलावा कोई और रूल याद नहीं रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने इंडेफिनेट को कंप्लीट समझ लिया। आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट समझ लिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस ये तीनों समझाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।